हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज को समझेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यह बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जब कोई बिजनेस होगा तो वहाँ गुड्स का परचेज और सेल होगा ही। अगर ट्रांजेक्शन कैश में होता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। सेलर गुड्स सेल करता है और बदले में बायर से कैश रिसीव करता है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट होता है तो वह सेलर के मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि वह जो गुड्स सेल किया है उसका पेमेंट टाइम पर होगा या नहीं। इस डर से बचने के लिए सेलर एक बिल तैयार करता है। यहाँ दो पार्टी होता है, एक सेलर और एक बायर। सेलर इस बिल पर एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखता है कि बायर एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट सेलर को पे करेगा और ऑर्डर लिखने के बाद सेलर इस बिल पर अपना साइन करता है और इस पर एक स्टैंप लगा देता है। चूंकि यह बिल सेलर लिखता है इसलिए सेलर को हम ड्रॉअर भी कहते हैं और जिस पर यह बिल लिखा जाता है उसको हम ड्रॉई कहते हैं। यहाँ बायर पर बिल लिखा जा रहा है इसलिए बायर को ड्रॉई भी कहा जाता है। बिल पर साइन और स्टैंप लगाने के बाद सेलर इस बिल को बायर को दे देता है और कहता है कि इस बिल पर साइन करके इस बिल को एक्सेप्ट करो। बायर इस बिल पर अपना साइन करता है और इस बिल को एक्सेप्ट करता है, इसलिए बायर को एक्सेप्टर भी कहा जाता है। इस बिल पर साइन करके एक्सेप्ट करने के बाद बायर इस बिल को सेलर को दे देता है। यह एक्सेप्ट किया हुआ बिल सेलर के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अगर भविष्य में बायर सेलर को उसका पैसा रिटर्न नहीं करता है तो सेलर इस लीगल डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में दिखाकर बायर पर केस कर सकता है। इस बिल को सेलर और बायर अपने अपने बुक में दो नाम से रिकॉर्ड करता है। इस बिल को सेलर अपने बुक में बिल्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करता है और बायर बिल्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड करता है। इस तरह एक बिल सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है और बायर के लिए बिल्स पेबल हो जाता है। अब इस बिल को सेलर चार तरह से यूज कर सकता है। पहला, the bill is retained till the date of maturity. इस केस में सेलर मैच्योरिटी डेट तक इस बिल को अपने पास रखेगा और जब यह बिल मैच्योर हो जाएगा तो इस बिल को बायर को देकर अपना पैसा वापस ले लेगा। दूसरा केस, द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस केस में सेलर बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज देता है। जब बिल मैच्योर हो जाता है तो बैंक इस बिल को लेकर बायर के पास जाता है और बायर को यह बिल देकर उससे पेमेंट रिसीव कर लेता है और सेलर के अकाउंट में पेमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तीसरा केस है, द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक।
केस में सेलर बिल के मैच्योर होने से पहले इस बिल को बैंक से भुना लेता है। इसके लिए उसे बैंक को कुछ अमाउंट डिस्काउंट के रूप में पे करना पड़ता है। जब यह बिल मैच्योर हो जाता है तो बैंक इस बिल को लेकर बायर के पास जाता है और उसे बिल देकर अपना अमाउंट रिसीव कर लेता है। चौथा केस है द बिल इज endorsed or negotiated in favor of a creditor. इस केस में सेलर इस बिल को अपने क्रेडिटर को दे देता है। अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए इस बिल को किसी थर्ड पर्सन को दे देता है। जब बिल मैच्योर होता है तो वह थर्ड पर्सन इस बिल को लेकर बायर के पास जाता है। बायर को यह बिल देकर अपना पेमेंट रिसीव कर लेता है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि बायर जिसको बिल का पेमेंट करेगा वह उस बिल का पेई कहलाएगा। यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में सेलर ही बिल का अमाउंट रिसीव करता है तो सेलर ही पेई कहलाएगा। बाकी के सिचुएशन में बिल का अमाउंट सेलर रिसीव नहीं करता है तो वहां पर थर्ड पर्सन जो कि बिल का पेमेंट रिसीव किया है वह पेई कहलाएगा। यहाँ हम एक बात और समझेंगे। जब सेलर बिल पर ऑर्डर लिखकर बायर से साइन करवाता है तो हम इस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन जब बायर खुद ही बिल पर यह प्रॉमिस लिखता है कि वह एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट सेलर को पे करेगा तो हम इस बिल को प्रोमिसरी नोट कहते हैं। क्योंकि इस बिल पर बायर खुद लिखकर प्रॉमिस करता है इसलिए हम बायर को प्रोमिसर या मेकर कहते हैं। प्रोमिसी या पे कहते हैं। सेलर हमारा क्रेडिटर होता है और बायर डेटर होता है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। दोनों का जर्नल एंट्री सेम होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जर्नल एंट्री को डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट चीज मैच्योरिटी ऑफ बिल को समझते हैं। ड्यू डेट ऑफ अ बिल। बिल के अकॉर्डिंग डेटर को जिस डेट को क्रेडिटर को अमाउंट पे करना है उस डेट को हम ड्यू डेट कहते हैं। जैसे अगर बिल पर 1 जनवरी 2019 को 2 मंथ के लिए बिल लिखा गया है तो इस बिल का ड्यू डेट हो जाएगा 1 जनवरी 2019 से 2 मंथ आगे का दिन। 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 फरवरी से 1 मार्च तो ड्यू डेट हो जाएगा 1 मार्च। 1 मार्च इस बिल का ड्यू डेट है। डेटर को ड्यू डेट के आगे बिल को पेमेंट करने के लिए 3 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इस 3 डेज को हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। ड्यू डेट में 3 डेज
ग्रेस का ऐड करने के बाद जो डेट आता है उस डेट को हम डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ बिल कहते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा ड्यू डेट में 3 डेज ऐड करने के बाद यहाँ 1 मार्च हमारा ड्यू डेट है, उसमें 3 डेज हम ऐड कर देंगे, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च। तो 4 मार्च हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा। यहाँ हम ध्यान देंगे कि बिल के अकॉर्डिंग जिस डेट को बिल का पेमेंट करना है वो हमारा ड्यू डेट होता है। ड्यू डेट के बाद डेटर को 3 दिन एक्स्ट्रा बिल को पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। उस 3 डेज को हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। ड्यू डेट में 3 डेज ग्रेस का ऐड करने के बाद जो डेट आता है वह हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाता है। क्वेश्चन में ड्यू डेट कभी हमें मंथ में निकालने कहता है तो कभी हमें डेज में निकालने कहता है। इसे हम समझते हैं। अगर बिल पर नंबर ऑफ मंथ दिया रहे तो जैसे a bill dated 1st January 2019 is payable 4 months after date। तो इस बिल का ड्यू डेट हो जाएगा 1 जनवरी से 4 मंथ आगे का डेट। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई। तो यहाँ पर ड्यू डेट हो जाएगा 1 मई। ड्यू डेट में हम 3 डेज एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। यहाँ पर हम 3 दिन ऐड कर देंगे। ड्यू डेट में 3 डेज ग्रेस पीरियड का ऐड करने के बाद जो डेट आता है वह हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है। तो यहाँ पर 1 में से 3 डेज आगे का डेट हो जाएगा 2 में, 3 में और 4 में। तो यहाँ पर 4 में डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ के बदले नंबर ऑफ डेज हो तो यहाँ पर हो जाएगा अ बिल डेटेड 1 जनवरी 2019 इज पेबल 4 मंथ के बदले यहाँ हो जाएगा 60 डेज आफ्टर डेट। तो यहाँ पर ड्यू डेट हो जाएगा यहाँ ड्यू डेट निकालने के लिए हम 60 डेज में से पहले 1 जनवरी के बाद का 30 डेज माइनस करेंगे। 30 डेज हम माइनस कर देंगे जनवरी का, तो हमारा बच जाएगा 30 डेज। अब इस 30 डेज में से हम 28 डेज फरवरी का माइनस कर देंगे। 28 डेज हो गया फरवरी का, तो हमारे पास बच गया 2 डेज। यह 2 डेज हमारा मार्च का हो गया, तो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 2 मार्च। अब यह 2 मार्च इस बिल का ड्यू डेट है, इसमें हम 3 डेज ग्रेस का ऐड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 मार्च के बाद 3 डेज, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। यहाँ हो जाएगा 5 मार्च। यह 5 मार्च हमारा इस बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पर हम फरवरी में
28 डेज के बदले 29 डेज को माइनस करेंगे। यहाँ हम एक बात और ध्यान देंगे, अगर किसी बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे के दिन पड़ता है तो हम उसका मैच्योरिटी डेट उस डेट से एक दिन पहले का डेट मानेंगे। जैसे अगर किसी बिल का मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त है तो हम इस डेट का मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले का डेट 14 अगस्त को मानेंगे। जैसे अगर किसी बिल का मैच्योरिटी डेट 26 जनवरी को पड़ता है तो हम इस बिल का मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले का 25 जनवरी को मानेंगे। इसी तरह अगर किसी बिल का मैच्योरिटी डेट 2 अक्टूबर को होता है तो इसका मैच्योरिटी डेट हम 1 अक्टूबर को मानेंगे। अगर मैच्योरिटी डेट को पब्लिक हॉलीडे के बदले कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तो हम उस बिल का मैच्योरिटी डेट उस डेट के एक दिन बाद का डेट मानेंगे। जैसे किसी बिल का मैच्योरिटी डेट 6 जनवरी को है और उस डेट को कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तो उस बिल का हम मैच्योरिटी डेट एक दिन बाद का डेट 7 जनवरी को मानेंगे। आई होप बिल ऑफ एक्सचेंज और डेट ऑफ मैच्योरिटी को आप अच्छी तरीके से समझ गया होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज समझेंगे। थैंक यू।